एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी के बयान को अमेरिकी बाजारों ने किया नजरअंदाज। प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान की आशंका खत्म। अमेरिकी बाजार ने बनाए नए रिकॉर्ड। एशिया की मजबूत शुरुआत, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी सपाट। ब्रिटेन चुनाव के एग्जिट पोल में थेरेसा मे की पार्टी को बहुमत नहीं। जेम्स कॉमी बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री। पाउंड में तेज गिरावट, कुछ ही देर में आएगा फैसला। केरल में नई शराब पॉलिसी मंजूर। 3 सितारा और बड़े होटलों को दिए जाएंगे लाइसेंस। सुबह 11 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे बार। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, शराबबंदी से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा। और आधार कार्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पैन कार्ड और आईटी रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर होगा फैसला। हफ्ते का आखिरी दिन और सवाल वही है बड़ा, 9600 के नीचे बंद होंगे या 9700 के पार, या फिर इसी रेंज में हमें थोड़ा और वक्त बिताना है। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वाघेला साहब स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन कुछ ही देर में जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल बाजारों की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी की टेस्टिमनी हो गई और वो इवेंट निकल गया है। अब आप देखिए यूएस के मार्केट्स ने क्या मैच्योर रिएक्शन दिया है। डाउ में तेजी देखने को मिली और नैस्डैक ने तो एक नया उच्चतम स्तर छुआ है। और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि यूके के इलेक्शन के बाद काउंटिंग में कौन जीतता है। थेरेसा मे हारती हुई नजर आ रही हैं और कॉर्बिन बन सकते हैं वहां पर नए राष्ट्रपति। अगर आपको एक चीज देखनी है तो देखना चाहिए कि पाउंड ने किस तरह से रिएक्ट किया। और पाउंड देखिए फिसलता हुआ 1.5% नीचे ये कारोबार कर रहा है। तो इसके ऊपर हमारी नजर होगी। अनिल, कहते हैं करेंसी मार्केट अगर स्टेबल ना हो तो थोड़ी दिक्कत की बात होती है। इसका स्टेबलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इन इलेक्शंस को और पाउंड की इस गिरावट को। देखिए, 2 इवेंट हैं ग्लोबली। एक तो जेम्स कॉमी साहब का जो बयान आया, सोचे थे कि बम फोड़ेंगे, और वो तो छोटा पटाखा भी नहीं निकला और वो भी फुस हो गया। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि देखिए ट्रंप साहब जीत गए, ब्रेक्जिट हो गया, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल घटनाओं को भी अगर दुनिया भर के बाजार पचा गए तो फिर कॉमी साहब कुछ अगर बोल भी दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। इसके ऊपर उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो अमेरिका की घटना तो नॉन इवेंट हो गई, खत्म बात। और यही वजह के अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं। इंग्लैंड में जो ये रिजल्ट आने की बात है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हंग पार्लियामेंट हो सकती है या फिर शायद इतना क्लियर कट जीतने का संभावना ना बने। लेकिन अगर ये बनता है तो एक छोटा सा करे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इंग्लैंड के बाजार उतने महत्वपूर्ण नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए हमारे लिए जितने अमेरिका के हैं। तो असर होगा। एक छोटा करेक्शन आपको चाहिए, वो शायद अगर मिल जाए तो मिल जाए ब्रिटेन से। लेकिन कोई ब्रिटेन के इन चुनावों की वजह से ग्लोबल मार्केट्स 3-4% गिर जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आधा 1% का करेक्शन हो जाए, ऐसे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजारों पर कोई लंबा असर पड़ने वाला है। करेक्शन की जरूरत है, छोटा मोटा आ जाए। हम अहम लेवल को तोड़ेंगे इन चुनावों के बाद, मुझे नहीं लगता। बस इतना ही है कि तेजी करने वाले इस इवेंट के आउटकम देखने के बाद तेजी करने का पूरा मूड बना सकते हैं। तब तक शायद हाथ रोक कर रख सकते हैं। तो हमारी नजर रहेगी इसके ऊपर। और इसका असर देखिए एशियाई मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। हांगकांग का बाजार थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ, जापान के बाजार में तेजी जरूर देखने को मिल रही है। शंघाई भी स्टेबल कारोबार कर रहा है। तो नजर रहेगी आज अब से लेकर पाउंड किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है और इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज निफ्टी को। और यही वजह कि सबसे पहली जो आज कमेंट्री में मैंने लाइन लिखी वो ये कि ग्लोबल संकेतों पर नजर रखें। सही बात है। ग्लोबल संकेतों से डरे नहीं, सिर्फ नजर रखें, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कब खरीदना है और कहाँ खरीदना है। अदरवाइज और कोई डर नहीं। डर ये नहीं कि आपको बेचकर निकल जाना है। अभी तक वैसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही। गिरावट में खरीदारी करनी, ये बात भी पक्की है। तो दोनों ही चीजें हमें, अगर जिन लोगों को इंतजार है खरीदारी करने का, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ब्रिटेन के लोगों को अगर उनकी वजह से कहीं कोई कमजोरी हो तो एक अच्छा मौका आपके लिए बनेगा। और खरीदना कहाँ है? 9610 से 9640। अगर ये समझे कि ब्रिटेन के रिजल्ट के बाद अगर वहाँ के बाजार 1-1.5% से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते हैं, और जो होने नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप 9600 के आसपास मान सकते हैं कि बाजार होल्ड करेगा, सपोर्ट देगा। ये संभावना पूरी है अभी तक। तो 9610 से 9640 ये रेंज है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और कल भी हम ये कह रहे थे कि 9625 से 9640 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। एग्जैक्टली 9641 का ही निफ्टी ने लो बनाया। तो वो खरीदारी की रेंज परफेक्ट है, वहीं पर खरीदना है।
23,400 23,500 बैंक निफ्टी पर खरीदारी की रेंज है, वहां पर आपको खरीदना है। और चूंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, आपको 2 लेवल फिर से नजर में रखने। ये लगातार तीसरा दिन है जब मेरे ये 2 लेवल सामने निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी में तो लगातार तीसरा दिन है, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार दूसरा दिन है। और वो ये है कि 9,600 जब तक इसके नीचे बंद ना हो तब तक निफ्टी में कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। तेजी की पोजीशन पूरी की पूरी होल्ड करनी है। बैंक निफ्टी में जब तक 23,400 के नीचे बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और इनके नीचे बंद है तो आप वीकेंड सेशन और ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी जो अनिश्चितता है उसको देखते हुए चाहे तो अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की करके जा सकते हैं। यहाँ भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ तेजी की पोजीशन कम करना है। तो ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पर नजर में रखें। अब निफ्टी पर खरीदारी का मौका है। स्टॉप लॉस 9,575 रखें, ताकि अगर आपको कमजोरी में 9,600 के आसपास खरीदने को मिले तो और भी बेहतर, अदरवाइज 9,625 के आसपास भी कोई दिक्कत नहीं। 9,675 9,700 ऊपर का लेवल है। इन संकेतों के बीच में संभावना कम है कि 9,700 के पार हम हफ्ते के आखिरी दिन निकलें, लेकिन अगर इंग्लैंड से कोई अच्छे संकेत आ जाए तो उन लेवल के पास पहुंचने की कोशिश तो जरूर हो सकती है। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा दबाव में रहा, लेकिन उसके बावजूद जो हम कल कह रहे थे 23,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है वो तेजी में है, मंदी में नहीं है जिस तरह की पोजीशन है। और एक भी वक्त दिन के दौरान 23,500 के नीचे गया नहीं। तो बैंक निफ्टी भले ही लाल निशान में बंद हुआ लेकिन बेहद मजबूत है। और 23,350 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 23,400 23,500 वो रेंज है परफेक्ट जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 23,700 का ऊपर का टारगेट। और बैंक निफ्टी ने तो कल भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। सेक्टर्स जो आज बाजार को मजबूती देंगे उनमें मुझे 2 सेक्टर्स लग रहे हैं। जिस तरह की एफआईएस की रिपोर्ट्स आई हैं रिलायंस पे, ऑयल एंड गैस सेक्टर ये लीड कर सकता है। मेटल शेयरों में आज भी खरीदारी रह सकती है। बिल्कुल। चलिए, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कमाल दिखा सकते हैं और नजर रहेगी यूके के ऊपर। अगर यूके की अनिश्चितता से गिरावट होती है तो फिर वो बहुत बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का। और हंग पार्लियामेंट आती है, इसका हमने जिक्र कल भी किया था। देखिए आज पोल्स बता रहे हैं वहां पर कि एक हंग पार्लियामेंट आती है, क्योंकि मुझे याद है 2010 मई में जब ये हंग पार्लियामेंट हुई थी तो 3 दिन में बाजार वहां का 5% करेक्ट हुआ था। तो ये बढ़िया मौका होगा ग्लोबल अनिश्चितता में भारतीय बाजार खरीदने का। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया मौका। अगर वहां के बाजार 5% गिरते हैं तब भी हम 9,500 नहीं तोड़ेंगे। फर्स्ट क्लास। तो देखिए मतलब ये खरीदना अपने को 2 ही चीज ध्यान में रखनी है। हमें 9,600 पे खरीदना है या 9,500 पे खरीदना है। जो अभी सिचुएशन है उसमें 9,600 पे खरीदना है। और अगर इंग्लैंड के बाजार 3-4% से ज्यादा गिर जाए तो हमें 9,500 पर खरीदना है। सिंपल। तो आप समझ लीजिए कॉन्फिडेंस कितना है बाजार में। इसीलिए ये वाला सवाल मैंने अनिल से पूछा था। तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए इन शॉर्ट। आपको वागले साहब से और कंफर्मेशन दिलाता हूँ आपको। सर गुड मॉर्निंग, बताइए बाय ऑन डिप्स की रणनीति है ना इंटैक्ट? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं तो 9,600 के नीचे की सोच भी, मतलब 9,580 के नीचे क्लोज अगर हो जाता है आवरली में वो भी, तो हम इंट्राडे में सोच सकते हैं कि एक और 40-50 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है, बट वो भी मुझे लगता नहीं है। बैंक निफ्टी 23,400 23,750 बेसिकली ये लिस्टलेस एक्शन है, इसको वीकनेस नहीं माना जाएगा। ऊपर में हाँ 9,720 ये रेंज है जहां पर इतना इजीली आज क्लोज होगा ऐसा भी नहीं लगता है। ठीक बात है। तो भैया 100 पॉइंट 120 पॉइंट ये रेंज में मार्केट्स घूमते रहेंगे। चलिए, तो कंसोलिडेशन होने वाला है और गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तब बोलो आप, बातचीत का यही है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा ये तो बताइए कितने बाय कितने सेल? 3 बाय है 1 सेल है। 3 बाय 1 सेल। चलिए तो बताते हैं थोड़ी देर में कौन से वो बाय आइडियाज हैं। लेकिन बात करते हैं डीआईएस और एफआईएस के डेटा की। कल घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जो 740 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में खरीदारी करी है उसमें बड़ा योगदान पेट्रोनेट की ब्लॉक डील का भी माना जा रहा है। कैसे लगे आपको डेटा? आंकड़े तो अच्छे हैं, ये बात सही है कि पेट्रोनेट की ब्लॉक डील की वजह से भी आंकड़े हैं। और लेकिन बढ़िया आंकड़े एफआईएस के हैं। सही बात है। 90 करोड़ की खरीदारी कैश की बड़ी नहीं, लेकिन सामने 332 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी ये एक अच्छा संकेत है। स्टॉक फ्यूचर्स लगभग उतने ही बेचे। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि एफआईएस के और डीआईएस के आंकड़े न्यूट्रल है। न उन्हें इन लेवल्स पर बड़ी खरीदारी करनी है न बड़ी बिकवाली करनी है। मुझे लगता है वो कंसोलिडेशन के माहौल में इन्होंने मूड ये बना रखा है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखेंगे। जहां लग रहा है कि पोर्टफोलियो चर्निंग करने की जरूरत है, एक स्टॉक बेच दिया दूसरा ले लिया, इस तरह की स्ट्रेटेजी पर मुझे लगता है ज्यादा ये काम कर रहे हैं। ऑप्शंस में भी आप देखिए जनरली होता है कि अगर देखिए एफआईएस को भी डर लगता कि कौमी साहब क्या कहेंगे या इंग्लैंड में क्या कुछ होगा, तो ऑप्शन खरीद के जाते हैं। सही बात है। 186 करोड़ के ऑप्शंस बेचे और ऑप्शन में उनकी ओपन इंटरेस्ट कम हुई है। आंकड़े छोटे हैं लेकिन आंकड़े डायरेक्शन देते हैं। और डायरेक्शन वो दे रहे हैं कि एफआईएस भी नहीं मान रहे कि इन 2 घटनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक बात है। तो अगर ऐसा होता तो वो हेजिंग करके जाते, वो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचते
ऑप्शंस खरीदते, दोनों ही नहीं किया है, तो उन्हें लग रहा है कि एक इवेंट आई गई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डेटा के दम पर कहीं डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, चलिए, तो डेटा के दम पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले पूछते हैं बागले साहब कहां पर खरीदारी करना चाहते हैं। सर 3 के 3 बाय आइडियाज एक साथ दीजिए, बताइए। हेमंत, पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कावेरी सीट से। कल एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑलरेडी ये काफी मूव हो चुका है, लेकिन अभी भी मूवमेंट बरकरार है। 657 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 696। 1 से 2 दिन का व्यू है। दूसरा है बाय इन अ कोटक बैंक, जो 8-9 दिन के कंसोलिडेशन से बाहर उभर कर आया। इसको 972 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 996। 2 से 3 दिन का व्यू है। और तीसरा है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जो 589 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 648। ड्रेजिंग यानी ये कैश वाला आइटम है, तो ये आपको पसंद है। 6% ऊपर था कल। और कोटक महिंद्रा बैंक कावेरी सीट पर यानी के अक्षर का आज दिन लग रहा है वागले साहब को। एक सेल का आइडिया भी है, पूछते हैं वो कौन सा है, लेकिन पहले एफएनओ से क्या डेटा निकल रहा है, करा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन घबराने की जरूरत तो नहीं है? ना, बिल्कुल ही नहीं। 9600 टूटेगा इसके संकेत अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। और पोजीशंस पुट में इतनी जबरदस्त बनी हुई है। 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर खड़ा हुआ है। हेमंत, मजे की बात है कि जो 9700 पर कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 55 लाख शेयरों का, यानी कि पहले तो 9600 आपके लिए बड़ा सपोर्ट है। गलती से किसी वजह से कोई ऐसे खराब रिजल्ट आ जाए ब्रिटेन से, उसकी वजह से एक बार आपको 9600 टूटता हुआ दिखे भी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 9500 पे तो इतनी पोजीशन है कि बाजार जाएगा ही नहीं नीचे। मतलब इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात है कि मंदी करने वाली सपोर्ट देने को तैयार बैठे हैं। अब आप सोचिए, जिस ट्रेडर ने 9600 की कॉल बेची है वो तो बेचारा 9 दिन से इंतजार कर रहा है कि किस दिन तो 9600 के नीचे बंद है। 9 सेशन हो गए 9600 के नीचे बंद नहीं हो रहा निफ्टी। हाँ, अब ये जरूर है, इसमें रिस्क एक ही होती है। रिस्क क्या होती है कि थोड़ा है ना, वो तेजी करने वाले लोगों में बड़े वो अहंकार भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेसेंसी जिसे कहते हैं कि नहीं अरे बंद तो होता ही नहीं। तो इसीलिए जो भी अहम लेवल ऊपर या नीचे की तरफ हो, जब वो टूटता है या जो क्रॉस होता है जोर से टूटता है, तो फिर उसके बाद पोजीशंस बड़ी तेजी से शिफ्ट भी होती है। क्योंकि अब तो बाजार में हमारे कमेंट्री सुन के काफी लोग ऐसे हो गए होंगे जो ये सोचते हैं कि 9600 के नीचे जब बंद होगा तब हम पोजीशन कम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 9600 अगर टूटा तो थोड़ा आपको 25-50 पॉइंट का एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ आता हुआ भी दिख सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह की शॉर्ट्स हैं बाजार में, वो शॉर्ट्स ही बाजार को नहीं गिरने देंगे। तो ये सपोर्ट आपको 9600 पर पहले मिलेगा ही मिलेगा, एकदम वन वे नहीं जाएंगे, और ना भी जाएं ये संभावना भी काफी ज्यादा है। तो पहली बात तो 9600 के लेवल की होगी। और जो कॉल्स अभी भी 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है वो तैयार खड़े हैं नीचे शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। तो नीचे के रिस्क आपको पता है, ऊपर 9700 के पार जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पोजीशंस वहां पर बनी हुई है। फिलहाल ऐसे संकेत नहीं है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल पोजीशन में। हाँ, कल के सेशन में एक जगह मैं आपको जरूर सावधानी की राय दूंगा और वो है स्टॉक्स। और स्टॉक्स में मैं क्यों सावधानी की राय दे रहा हूं? स्टॉक्स में कल 3.25 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। जनरली मैं स्टॉक्स की डिस्कशन कम करता हूं कि ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, लेकिन कल के लिए जिक्र करना जरूरी है। मार्केट ब्रेड मामूली सी नेगेटिव थी या बराबरी का मामला था बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद में। 352 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं। इसका मतलब क्या है? एफआई स्टॉक्स बेच रहे हैं फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट ब्रेड पॉजिटिव नहीं है। तो ट्रेडर्स को यह ध्यान में रखना है, वो स्टॉक्स जो एफआईज की सेल लिस्ट में है वहां पर आपको सामने पड़कर खरीदारी नहीं करनी है। ये संकेत जरूर सावधानी का पहला आता दिख रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में कल 1,16,000 शेयर कम हुए। वीकली एक्सपायरी थी 23,500, ये डिसिजिव लेवल था, उसे हमने तोड़ा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है। आराम से आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी 23,500 का वो आज निर्णायक लेवल के तौर पर काम कर भी सकता है। हो सकता है बैंकिंग शेयरों में आज थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम हो, हल्की फुल्की रिकवरी भी दिखे, लेकिन अल्टीमेटली एक बात साफ है, कोई न कोई सेक्टर्स, कोई न कोई स्टॉक्स ऐसे आपके सामने आ ही जाएंगे जो निफ्टी को सपोर्ट देंगे और बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सावधानी जरूर रखनी है और सावधानी ब्रिटेन से लेनी है। वहां पर जो कुछ होता दिखे उस पर नजरें बनाए रखें। और देखिए अभी हमारी टीम आपको बता रही है कि कंजर्वेटिव के हाथ अभी लगे हैं 170 सीटें। आपको बता दूं थेरेसा मे जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी और ये हारती हुई दिख रही हैं और ये लग रहा है कि आज हार जाएंगी। मैंने भी एक दो दोस्तों को फ़ोन किया कल, तो थेरेसा मे के फेवर में आ नहीं रहा था। लोग कह रहे हैं कि थेरेसा मे को वोट नहीं देना चाहते हैं वो।
186 सीट लेबर के पास जा रही है। वापस ये इलेक्शन हो ही इसीलिए रहे हैं, कुछ हद तक के लोगों को थोड़ा किया है। देखिए एक जो उन्होंने जुआ खेला, ये उनके विरोध में जा रहा है। जबरदस्ती उन्होंने कहा कि चलिए अब हम ज्यादा सीटें हासिल करेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन से बातचीत करेंगे और अपने पक्ष में ब्रेक्जिट के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर आएंगे, और इसीलिए उन्होंने ये जुआ खेला और इस जुए में वो हारती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब तक के रुझान ये हैं और इन रुझानों पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। आपकी नजर तो देखिए पाउंड और डॉलर के इक्वेशन के ऊपर होनी चाहिए। कल हमने देखा था भारत फोर्ज में इसी एक्सपेक्टेशन में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, मदरसन सुम्मी में शॉर्ट पोजीशंस बनी है। इन सब में आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको एक और चीज है कि एक तो आईटी स्टॉक्स, अगर ये हारती हैं तो आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो आईटी पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो वहां पर थोड़ा एक्सपोजर लेके, जो कंपनियां पाउंड में कमाती हैं, अगर देखिए मोटा मोटी बात पाउंड की वैल्यू कम हो गई तो कम कमाएंगी, बहुत सीधा उदाहरण है। तो इसलिए भारत फोर्ज, टाटा स्टील में भी देखिए कल इतनी बढ़िया रिपोर्ट के बाद वो टिक नहीं पाया, ऊपर देखिए नीचे आ गया, मदरसन सुम्मी फिसल रहा था। इन सब पर बात करेंगे हम शो में आगे, और शो में आगे हमारे साथ आशीष शर्मा भी जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। इंटरेस्टिंग, आज 5 में से 2 एक्सपर्ट्स कहने की निफ्टी पर शॉर्ट कीजिए, 3 एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की। तो बड़े दिनों बाद शॉर्ट की राय भी आती हुई दिख रही है, लेकिन जो लेवल्स दिख रहे हैं वो बता दूं, ऊपरी स्टोरों पर 9680 से लेकर 9720, ये 40 पॉइंट की रेंज है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है 9580 से 9620, ये है 40 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर। तो आज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि निफ्टी पर राय थोड़ी बटी हुई आती दिख रही है। बिल्कुल, चलिए तो निफ्टी पर तो ये बात हुई, लेकिन एक सेक्टर और एक स्टॉक जो पिछले कई दिनों से फोकस में है वो आज ज्यादा फोकस में रहने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस की और आईटी सेक्टर की। देखिए इन्फोसिस के फाउंडर प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर होने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आई हैं। आशीष वर्मा जो हमारे सहयोगी हैं इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। आशीष बताइए पूरा अपडेट क्या है। हाँ जी हाँ, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है एक्चुअली कि इन्फोसिस के जो फाउंडर प्रमोटर्स हैं वो अपना जो पूरा स्टेक है इस कंपनी में वो शायद बेचने की तैयारी में है। को फाउंडर्स में मूर्ति साहब, नीलकनी, गोपालकृष्णन, शिबूलाल, दिनेश, इन सब का मिलकर 13.25% के आसपास का हिस्सा है। ध्यान रखें, विशाल सिक्का के आने से पहले, जस्ट पहले दिसंबर 2014 में भी इन फाउंडर्स ने कलेक्टिवली 3.25% के आसपास का स्टेक $1 अरब में बेचा था। इंटरेस्टिंग, ये कंपनी में देख रहा था कितना बड़ा चंक है ये। तो नारायण मूर्ति ने जब कामकाज की शुरुआत करी तो सुधा मूर्ति से 10,000 का लोन लिया था, आज ये कंपनी 2,20,000 करोड़ रुपए की है। अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं तो करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की स्टेक सेल की करंट मार्केट कैप पे बात कर रहे हैं ये लोग। इन्फोसिस के हालांकि जो को-फाउंडर्स हैं, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है कंपनी में, पर फिर भी दिक्कत इसीलिए होगी क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, जैसे आप कह रहे थे, आईटी लगातार खबरों में है और उस पर यह बड़ा ओवरहैंग हो सकता है, इतना बड़ा चंक जब ऑफलोडिंग के लिए आएगा। और इस कंपनी का वेटेज जो है निफ्टी में 5% से ज्यादा का है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए, बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इसी रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि नारायण मूर्ति साहब ने डिनाई करा है कि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वो अपने स्टेक सेल नहीं करेंगे। तो फिर ये बेचना क्यों चाहते हैं? इन्फोसिस इतनी प्यार से उन्होंने पैदा की, पाल पोस के बड़ा किया, इस लेवल तक पहुंचाया जो आप कह रहे हैं कि 20,000 से 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, मोह भंग क्यों हो गया? अच्छा, ये बिल्कुल प्यार से सलाह, और इनफैक्ट इंडियन आईटी के लिए कहा जाता है नंदन नीलेकनी और ये मूर्ति साहब भी फ्लैग बियरर्स थे इंडियन आईटी के, और आज यही लोग एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। कई सारी दिक्कतें इस साल की शुरुआत से हम लोग लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस साल फरवरी में आपको याद होगा विशाल सिक्का और नारायण मूर्ति साहब का जो लड़ाई थी वो पब्लिक में आती हुई नजर आई थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज थे, कल्चरल बदलाव जो हो रहे थे कंपनी में, उनको लेकर नारायण मूर्ति साहब को इशू था। सिक्का साहब का कंपनसेशन पैकेज, एक सीएफओ को निकाला गया था जो राजीव बंसल, उनकी सेवरेंस यानी कि निकालने का पैसा जो दिया गया उनको, इन्फोसिस की एक्विजिशन स्ट्रेटजीज पे सवाल उठाए गए तमाम। इनफैक्ट ना सिर्फ सिक्का साहब के साथ इशू था, बोर्ड के चेयरमैन आर शेषशायी साहब से भी इशू थे नारायण मूर्ति साहब को कि वो सही तरह से गाइड नहीं कर रहा है इन्फोसिस का बोर्ड इन्फोसिस के मैनेजमेंट को। तो ये तमाम दिक्कतें थी, ये सब खबरें थी। अब इसके बाद इस तरह की खबर आती हुई कि वो एग्जिट करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, कोई भी फाउंडर जो है
बोर्ड में नहीं है इन्फोसिस के। हालांकि इंडियन आईटी में कई सारे लोग बड़ी अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, बड़े स्ट्रैटेजिक फंड, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, पर इस कंपनी के साथ दिक्कत यह है कि 0.13% के स्टेक के साथ क्या मेरे पास क्लाउड होगा कंपनी पे कामकाज कराने का, और दूसरा ये स्टेक कर मैं खरीद भी लेता हूं तो एक गारंटी नहीं है कि मुझे बोर्ड की सीट मिलेगी। तो ये चंक वाकई कोई इच्छुक होगा खरीदने के लिए, ये बड़ा सवाल होगा, और अगर वाकई बेच रहे प्रमोटर्स तो ओवरहैंग तो बन जाएगा। सही बात है। तो एक आदमी इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं खरीदेगा, ये बात तो तय है। ट्रांचेस में हिस्सेदारी बिकेगी। 28,000 करोड़ रुपए का ये स्टेक बनता है आज के भाव के हिसाब से, तो 13% हिस्सेदारी अगर फाउंडर्स, ये रिपोर्ट सही है, और बेचते हैं तो इतना पैसा, दरअसल इतना पैसे का ब्लॉक डील होगी है ना। ये बताइए कैसे देखेंगे फाउंडर्स जो कहते हैं कि बीच बीच में खराब रिपोर्ट्स आ रही थी इनकी तरफ से, और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था इनकी तरफ से, ये बेचकर बाहर निकल जाते हैं, तो इन्फोसिस में अच्छी तेजी देखेगी आगे चलकर? ये बात तो है कि ये गलत समय पर बेचने की सोच रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। जिस समय इंडस्ट्री मुश्किल दौर से है और इन्हें वैल्यूएशंस मिलेंगे नहीं। देखिए, अगर सिक्का साहब से लोगों को दिक्कतें होती तो सारे फंड मैनेजर्स बेचकर चले जाते हैं। अगर इन्फोसिस की परफॉर्मेंस ढीली है तो पूरी आईटी इंडस्ट्री की ढीली है, ऐसा नहीं खाली इन्फोसिस खराब कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, प्रमोटर्स को दिक्कत एक ही है कि ये जो नया मैनेजमेंट है ये इतना पैसा क्यों ले रहा है, उनकी प्रॉब्लम वो है। और पार्टनरशिप जनरली कभी भी होती है ना दो जनों के बीच में, तो वो इस बात को लेकर नहीं टूटती कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर टूटती है कि आपने ऑफिस की कार का पर्सनल इस्तेमाल कर लिया। सही बात है। आप दिन में 4 बार चाय पीते, मैं तो 2 ही बार पीता हूँ। इस तरह की छोटी बातों पर, और ये पार्टनरशिप इन्हीं बातों पर टूट रही कि सिक्का साहब ने इतने पैसे के लिए, बंसल साहब ने इतने पैसे के लिए, सिक्का साहब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये बहुत बढ़िया होगा सिक्का साहब के लिए भी, इन्फोसिस के लिए भी, और इन्फोसिस के प्रमोटर्स के लिए भी। ठीक बात कि बेच बिचा कर निकल जाए, आप इन्हें शांति से, उसके बाद ये चला पाए ना चला पाए वो अलग बात होगी। तो होगा ये कि देखिए इन्फोसिस है, हिस्सेदारी तो बिकेगी तो खरीदने वाले तो मिल जाएंगे आराम से। अब वैल्यूएशंस क्या होगा इस माहौल में, वो दिक्कत की बात है। तो अल्टीमेटली अभी जिन वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां से नीचे की जगह थोड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अगर ऐसे में 10% डिस्काउंट पर अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो बहुत सारे फंड्स होंगे जो आकर ले लेंगे, और तब जब प्रमोटर बेचे, जो ओरिजिनल प्रमोटर्स, तब आपको इन्फोसिस खरीदना चाहिए। जिस दिन ब्लॉक होगा उस दिन बॉटम होगा इस शेयर का, अगर ये इतनी बड़ी हिस्सेदारी बिकती है। ये बात का लबो लबाब। इस बात पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज इन्फोसिस की ओपनिंग के ऊपर तो हमारी नजर रहेगी। काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देखने को मिलेगा, वो सब बताएंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एशियाई बाजारों में रिकवरी देखने को मिल रही है। एसडीएस निफ्टी भी देखिए मामूली सहारे निशान में पहुंचता हुआ। वागले साहब से हमने पूछा था कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो तेजी करना चाहेंगे, तो उन्होंने कावेरी सीड्स, कोटक बैंक का नाम लिया। आप एक स्टॉक ये भी बताइए जहां पर मंदी हो सकती है आज, वागले साहब। हेमंत, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, इसमें मुझे थोड़ा सा कल वीकनेस लगा। कल हमने ये एसटीबीटी भी कहा था, मुझे लगता है आज थोड़ा डाउनसाइड हो सकता है इसमें। 393 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 378। 1 से 2 दिन का व्यू है। चलिए तो गेल में करें इक्वाली, देखते हैं कल की कमजोरी क्या, और आज कल एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे इसके ऊपर सेल की रिपोर्ट दी थी, इसके बाद ये गिरा था दरअसल। कल सेल रिपोर्ट आई थी, तो आज देखते हैं क्या कुछ और कमजोरी होती है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज बचा पाता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों बचा पाएगा, इसका जवाब देंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स दमदार आई है, सुनेंगे हम हर्षदा से इस ब्रेक के। और देख लेते हैं आज किन शेयरों पर आई है एफआईएस की दमदार रिपोर्ट। सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट्स हैं। हर्षदा सावंत हमारे साथ है, हमारी सहयोगी। हर्षदा बताइए क्या टारगेट्स आए हैं बड़े बड़े? फोकस में बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज है अनिल। सीएलएसए ने रिएटरेट किया है कि खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट इन्होंने दिया है 1710 का आरआईएल पर। हालांकि यहाँ पर जियो से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। उनका कहना है कि जियो आगे जाकर एक 4G स्मार्टफोन सेकंड क्वार्टर FY18 में लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, और वो एक पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ अब यहाँ से जियो प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करेगा, और वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। इसीलिए 1710 का टारगेट सीएलएसए दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की कॉल दे रहा है आरआईएल पर, और टारगेट इन्होंने 1506 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनको लगता है कि यहां से डाउनस्ट्रीम बिजनेस काफी बुलिश है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ रिफाइनिंग मार्जिन्स 2018 में और भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि ओवरवेट का कॉल मेंटेन करेंगे और टारगेट 1500 का देंगे। इसके अलावा जो दूसरी ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं उनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां
सामने आ रही हैं। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है तीनों कंपनियों पर, वो है आईओसी, बीपी और एचपीसीएल। जो डेली प्राइस रिवीजन होगा पेट्रोल और डीजल के दामों का, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि नियर टर्म में भले ही बेनिफिट्स इमीडिएटली ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आईओसी पर क्रेडिट स्विस का टारगेट 455 है, बीपीसीएल पर 815 और एचपीसीएल पर 640 का। गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है कि यहां पर एक पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली प्राइस चेंजेस के लिहाज से, और बीपीसीएल और एचपीसीएल पर इनका एक न्यूट्रल कॉल है, लेकिन खरीदारी की राय आ रही है आईओसी पर। आईओसी में इनफैक्ट टारगेट 444 का गोल्डमैन सैक्स ने दिया है, बीपीसीएल पर 828 का और एचपीसीएल पर 544 का। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आज रहेंगे फोकस में। आरएल की एजीएम पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपको दे दूं, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व टीवी 18 और नेटवर्क 18 के पास है और उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। हर्षदा, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आज आपके रडार पर हैं? सीएट रडार पर है। फायर ब्रोकरेजेस के मक्वायरी ने एक रिपोर्ट निकाली है और इन्होंने इनफैक्ट कवरेज इनिशिएट किया है। आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है सीएट पर, टारगेट 2250 का है। उनको लगता है हेल्दी वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स देखे जाएंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और सीएट एक इमर्जिंग लीडर होगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता दिखाई दे रहा है और इसकी रीच भी है वो फैलती जा रही है, काफी बढ़ रही है। इसीलिए एक आउट परफॉर्मर का कॉल और 2250 का टारगेट यहां पर आता हुआ। इसके अलावा सिटी के रेडार पर गोदरेज कंज्यूमर का शेयर है, न्यूट्रल कॉल आ रहा है। हालांकि इन्होंने टारगेट जरूर बढ़ाया है। एसओटीपी बेसिस पर टारगेट जो पहले 1640 का था उसे अब बढ़ाकर सिटी ने 1955 रुपए का दिया है गोदरेज कंज्यूमर पर। इनकी जो स्ट्रैटेजीज है, मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा उसके लिहाज से, और साथ ही साथ पेनिट्रेशन भी अलग अलग मार्केट्स में बढ़ता दिखाई देगा। साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने एलएनटी पर एक बाय कॉल दिया है, टारगेट हालांकि बदला नहीं है, वो 1900 रुपए पर खड़ा है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिस पर दिखेगा एक्शन आज के सेशन में। सीएट ये है बड़ी दमदार रिपोर्ट मक्वायरी की तरफ से 2250 के टारगेट के लिए शामिल करता है। हमारे दो और एक्सपर्ट्स को, राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज एफएनओ की स्ट्रेटेजी देंगे वो हमें, और संदीप जैन साहब जयपुर से जुड़ चुके हैं, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर। संदीप जी, 2250 सीएट खरीदेंगे इन लेवल्स पर? हाँ, देखिए अनिल जी, टायर्ड स्टॉक्स में वैसे बुलिश हूँ मैं, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है और ऑटो सेक्टर में भी बूम आया, तो ऑटो इंसिलरी स्टॉक सर्टेनली अच्छे करेंगे। तो बट स्टिल मैं टायर्ड सेक्टर में पहले भी मैंने काफ़ी बार ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है चैनल में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक मुझे समहाउ बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू सीएट। बाकी ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स में और कुछ अगर देखा जाए तो गैब्रियल है, वो अच्छा लगता है, और टायर्ड स्टॉक्स में थोड़ा सा ओवरहीटेड हो चुका है, और ओवरऑल सीएट इनफैक्ट काफ़ी बड़ा रन अप दे चुका है। तो मेरे हिसाब से बालकृष्ण में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। बालकृष्ण में गैब्रियल पर नजर रखिए। अच्छा, गैब्रियल तो मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक भी है, स्टॉक 2020 की टीम का। आपको आगे बताएंगे और कौन से स्टॉक्स नीरज और मेरी टीम में शामिल थे, लेकिन बात करते हैं पहले बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज की। बागले साहब, जनरली एजीएम से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, और मैं ट्रैक करता आया हूँ, एजीएम से पहले सीएलएसए की रिपोर्ट्स भी काफ़ी एग्रेसिव आती हैं। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो आप देखिए हर बार ऐसा ही होता है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार है एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के लिए, और आपके टारगेट्स 1500 वाले आराम से हासिल होते दिख रहे हैं आपको जल्द? हेमंत, 1550 के मेरे टारगेट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ दिनों में होंगे, लेकिन कुछ महीनों में तो बिल्कुल होंगे, और फिर उससे कई ज़्यादा ऊपर जा सकता है अगर आप 6 से 12 महीनों की बात करें। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म 1300 1360 ये रेंज है। 1363 अगर ब्रेक करता है तो 1450 तक वापस टेस्ट करेगा। तो आप ये जो बोल रहे हो एजीएम से पहले, ये कब की बात है? जब एजीएम आगे आने वाले दिनों में। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि एजीएम कुड बी द नेक्स्ट बिग ट्रिगर। तो 1363 के ऊपर अगर आप ट्रेडर हो तो 1360 के ऊपर क्लोज होता है तो ले लीजिए, नई मूव की शुरुआत होगी, मतलब अच्छी खासी मूव की ट्रेडिंग मूव की शुरुआत होगी। ओके, तो 1360 के ऊपर खरीदारी करें, ये होगा इंटरेस्टिंग। और इस बीच अगर आप गोवा में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर,
गोवा में जबरदस्त मानसून बनता हुआ दिख रहा है, और गोवा में नहीं भी है तो पूरे देश के लिए भी अच्छी खबर है कि मानसून गोवा में तेजी से बढ़ रहा है। और वागले साहब स्माइल कर रहे हैं गोवा से। वागले साहब गोवा के हैं, और उनकी चेहरे पे जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लेकिन खुशी और दुगुनी होगी क्योंकि मुंबई भी मानसून के लिए तैयार है, और हमारे लिए भी माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। आज सुबह सुबह मतलब ऑफिस आने का इतना बढ़िया मन करता है कि इतने बढ़िया माहौल में आप ड्राइव करके आओ। एसी का प्रयोग कम हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो नेचुरल छाते निकाल लिए आपने, गाड़ी में रख लिए? बिल्कुल 100% पहले से तैयारी है पूरी मानसून की, हमारी भी, मार्केट की भी। और कितनी तैयारी संदीप जैन साहब की है स्टॉक्स खरीदने के लिहाज से, मानसून रिलेटेड स्टॉक्स उनको कौन से पसंद है। और राकेश जी ने भी अपनी लिस्ट तैयार रखी है, पूछेंगे उन दोनों से इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब और राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब बाजार के जाने माने एक्सपर्ट sptulsian.com के एसपी तुलसियान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। शुरुआत आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक के साथ की जाए। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? अनिल जी, मैंने जो डाई इंटरमीडिएट के क्षेत्र का एक स्टॉक चुना है वो है अक्षरकेम। अगर आप इस कंपनी का देखें तो पहले तो मैं अगर क्विकली थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि जिस हिसाब से चाइना में डाई इंटरमीडिएट्स के प्लांट बंद हो रहे हैं, वहां पे इनका एडवांटेज हमारे यहाँ पे इंडिया में काफी देखने को मिला है। और अक्षरकेम ऐसी कंपनी है जिसका विनाइल सल्फोन में, जो विनाइल सल्फोन एक तरह से क्रिटिकल, विनाइल सल्फोन और एच एसिड दोनों क्रिटिकल रॉ मटेरियल हैं डाइज बनाने के लिए, और इसे डाई इंटरमीडिएट क्षेत्र के का एक बड़ा प्रोडक्ट है। तो विनाइल सल्फोन का इनके पास 45% का मार्केट शेयर है, और कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेकर्स ऑफ विनाइल सल्फोन इन द वर्ल्ड। और एक्चुअली जो है करीबन 70 कंपनियों को, 70 देशों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा इनका काफी अच्छा प्रेजेंस जो है, इनके पास 10% सीपीसी ग्रीन पिगमेंट का, जो अगेन डाइज और पिगमेंट्स के क्षेत्र में है, वर्ल्ड का शेयर कंट्रोल करती है। तो इस कंपनी का काफी अच्छा मार्केट शेयर है डाइज इंटरमीडिएट और पिगमेंट्स में। और यही कारण है कि अपना मार्केट शेयर बरकरार रखने के लिए और कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कंपनी 175 करोड़ का जो है एक्सपांशन कर रही है, और 1-2 नए प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रही है, जिसमें एच एसिड का 1200 टन का प्लांट है। सीपीसी ग्रीन में अपनी करीबन क्षमता 2280 टन पर एनम बढ़ा रही है, ताकि अपना 10% का वर्ल्ड का मार्केट शेयर मेंटेन कर सके। और उसके अलावा ये लोग स्पेशलिटी प्रेसिपिटेटेड सिलिका जो 10,000 टन का प्लांट बना रहे हैं, जिसका जो हेल्थ केयर, टायर सभी में यूज होता है। तो कंपनी का जो एक क्षेत्र प्रेजेंस है, और इनका जो सबसे क्रिटिकल चीज होती है कोई भी डाई इंटरमीडिएट कंपनी में होती है, पोल्यूशन कंट्रोल। उनका पोल्यूशन कंट्रोल जो है गुजरात में सबसे हाईएस्ट है, और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का इनका प्लांट है। तो इस हिसाब से ऑन द टेक्निकल फ्रंट कोई भी प्रॉब्लम्स जो कंपनी की तरफ से दिखाई नहीं देती है। अब मैं अगर आऊं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो कंपनी का FY17 का बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा। चूंकि Q4 का रिजल्ट थोड़ा सा सबड्यूड आया, ये लोगों ने इसके पहले हर क्वार्टर में करीबन 25 रुपए का EPS दिखाया। क्वार्टरली EPS मैं रेफर कर रहा हूं, 25 रुपए EPS दिखाया। Q4 में इनका EPS थोड़ा सा कम रहा, करीबन 8-9, और पूरे साल का इनका जो पैट था वो 52 करोड़ रुपया था, और 71 रुपया EPS आया FY17 में। तो चूंकि Q4 का थोड़ा सा दबा हुआ EPS आने की वजह से बाजार में शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो गया, जो 930-940 तक गया था, शेयर का भाव घट के अब 740 पे आ गया। और इसका अगर आप देखें तो इनका जो EPS 71 रुपया आया FY17 में, वो EPS FY16 में 23 रुपये था। यानी मेरा अनुमान है कि FY18 में कम से कम कंपनी का EPS जो है 84 से 85 रुपए के आसपास आएगा। क्योंकि अगर आप इनके सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग देखें, जैसे मैंने बताया विनाइल सल्फोन, डाई इंटरमीडिएट्स और डाइज वगैरह का, तो अभी भी इनके प्राइसेस सारे स्टेबल है, और आगे कंपनी की वर्किंग काफी अच्छी रहने की संभावना है। डेट फ्री कंपनी है, 70% प्रमोटर का स्टेक है। जो एक्सपांशन 175 करोड़ का कर रहे हैं वो सारा का सारा इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो शेयर वर्तमान में 740 रुपए पे चल रहा है, मेरा टारगेट है कि कंपनी ये शेयर का भाव जो है 6 महीने में 925 रुपए को छू सकता है। तो ये है वो स्टॉक जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। और देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, कंजर्वेटिव्स 226 पर और लेबर भी अब देखिए नेक टू नेक चल रहे हैं। यूके में वोटिंग अब लगता है करीब 15-20 मिनट में पूरी हो जाएगी और आउटकम निकल कर आ जाएगा। तुलसियान साहब, आपकी नज़र भी है इस पर, बताइए। पहले लग रहा था कि थेरेसा में जीतेंगी, अब समझ में आ रहा है कि हार सकती हैं। अच्छा, पोल्स ये बता रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट भी हो सकता है। आपकी नज़र किस चीज़ पर है और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा?
देखिए मेरा जो है शुरू से अनुमान था कि शायद हंग पार्लियामेंट आवे और वो एक अनिश्चितता निश्चित रूप से क्रिएट करेगा, और अभी भी मेरा व्यू यही है कि हंग पार्लियामेंट आएगा। लेकिन मैं एक्चुअली इसका अगर आप देखें वर्तमान में जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी पे इसका रिफ्लेक्शन है, नो डाउट कि यूके की जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया के साथ में कोई इकोनॉमिक रिलेशंस में कोई बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ते हुए मैं नहीं देखूंगा। चलिए, तो सीमित असर होगा हिंदुस्तान पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ये जो यूके का पोल है इसका आउटकम कुछ ही देर में आने वाला है और इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब जयपुर से, राकेश बंसल जी दिल्ली से और sptulsian.com के SP तुलसियान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसियान सर, इन्फोसिस में जो आज खबर निकल कर आई है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो सकते हैं, करीब करीब 13.25% हिस्सेदारी 28,000 करोड़ रुपए की, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इन्फोसिस के शेयर आज किस तरह से इन खबरों पर रिएक्ट कर सकता है, ये भी बताइए सर। हेमंत, इसके दो पहलू हैं, एक तो इंडस्ट्री का पहलू और दूसरा प्रमोटर का पहलू। अगर आप इंडस्ट्री का पहलू देखें तो अगर जो फाउंडर इन्फोसिस के प्रमोटर्स हैं, 5 या 6 प्रमोटर्स, अगर ये कॉल लेते हैं कि उन्हें इसमें से निकलना है, तो शायद जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है उसको एक ट्रिगर बना के, और मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से जो विजनरी अप्रोच रहा है इन प्रमोटरों का, जिन्होंने 25 साल पहले कोई चीज को इतना फोर्सी किया और इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट की, तो शायद उन्हें 1 साल पहले से ही पता हो गया था कि IT कंपनी में बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, और इसीलिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैं मुद्दे से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, लेकिन शायद उसको एक इशू बना के अगर कंपनी के प्रमोटर जो ओल्ड प्रमोटर्स अगर वो उसमें से निकलते, क्योंकि अगर आप इस देखिए कि इनका कोई कंपनी में बहुत बड़ा एक्टिव रोल नहीं है, कोई भी प्रमोटर जो है कंपनी के बोर्ड पे नहीं है, तो इसमें से वो शायद इस चीज को, क्योंकि कंपनी एक ग्रोथ या सेक्टर और कंपनी दोनों ही जो है ग्रोथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो शायद इससे वो निकलना चाहते हैं। अब दूसरा, अगर आप इसका इंडस्ट्री रिफ्लेक्शन देखें, अगर मैं इसको विप्रो के मैनेजमेंट ने डिनाई किया कि वो कोई भी स्टेक सेल करने नहीं जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि IT कंपनियों के ऊपर एक उसकी जो आप मार्जिन को प्रिजर्व करने का तो छोड़िए, एक्सपांशन तो छोड़िए, वो प्रिजर्व करने के लिए भी उनको एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो IT कंपनियों पर एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है, जो कि आगे आने वाले समय में और भी वैल्यूएशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी, शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह। वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होने वाला है आपके लिए। बस बजने वाले हैं 9 और बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत। रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 से होगा कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। आपके लिए बेहतरीन मौके नजर रखेंगे ग्लोबल मार्केट्स पर और हमारे मार्केट्स की ओपनिंग पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा।